स्वागत है बच्चों आप सबका हिंदी वर्कर की कक्षा में। हम आज क्षितिज का दूसरा वाला पाठ ल्हासा की ओर जो है वो हम पढ़ेंगे। इसके लेखक राहुल जी सांस्कृत्यायन हैं, जिन्होंने अपनी तिब्बत की यात्रा शुरू करी थी। प्रथम उस यात्रा का इन्होंने जिक्र किया है। इन्होंने तिब्बत की यात्रा बच्चों 2 बार करी, लेकिन दूसरी बार वाली यात्रा का थोड़ा सा ही वर्णन हल्का ही से बताया है और पहली यात्रा का बहुत अच्छे से प्रथम यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इन्होंने ये उस समय क्या था बच्चों कि भारत से तिब्बत जाना, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का शासन चलता था, तो भारत से तिब्बत जाने के लिए कोई भी कानून बना हुआ नहीं था। तो भारत से तिब्बत जाना बहुत मुश्किल काम था और नेपाल के रास्ते से होकर तिब्बत जाना पड़ता था। तो लेखक ने क्या किया कि भिकमंगे के वेश में, छिदम वेश में, यानी छदम यानी छुपे हुए वेश में, भिकमंगे के वेश में इन्होंने ये यात्रा शुरू करी। ल्हासा जो है बच्चों वो तिब्बत की राजधानी है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे दुर्गम रास्ते आते हैं, कठिन रास्ते आते हैं और उन सभी कठिन रास्तों को पार करते हुए वहाँ ल्हासा पहुँचना पड़ता है। उसका सारा वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है कि उनको वहाँ पर पहुँचने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहाँ का समाज कैसा था तिब्बत का। फिर इनका एक दोस्त था बौद्ध भिक्षु, जो सुमति नाम से इस पाठ में आया है। उसका नाम कुछ और था, लेकिन लेखक उनको सुमति कहते थे। तो उसने इनके इसी रास्ते में, तिब्बत के रास्ते में बहुत मदद करी, क्योंकि वो वहीं का ही लोकल था, भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु। उसकी पहचान बहुत अच्छी थी, तो लेखक को यात्रा करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि उनको क्या क्या तकलीफ हुई। तब मैं पाठ शुरू करती हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये गद्य की यात्रा वृतांत विधा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कम से कम पाठ के लेखक का नाम याद रखें और पाठ किस विधा में लिखा है ये याद रखें। तो इसके पाठ के लेखक है राहुल जी सांस्कृत्यायन और इस पाठ की विधा है यात्रावंत। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता, हरकी कलिक पोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल से हिंदुस्तान की भी चीज़ें इस रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक नहीं, सैनिकी रास्ता भी था। जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में, जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया। अब लेखक बता रहे हैं यहाँ पर कि जब जिन्होंने तिब्बत जाने के लिए जो रास्ता चुना, वो रास्ता पहले खुला हुआ नहीं था, कलिंग पोड़ वाला। तो सिंपल जो जिस रास्ते से लेखक जा रहे हैं उसी रास्ते से जाना पड़ता था। और हिंदुस्तान से, भारत से भी कई चीज़ें तिब्बत उसी रास्ते से, व्यापारिक कार्य भी उसी रास्ते से होता था। और वहाँ पर सेना की कई चौकियाँ और किले बने हुए थे। और अब वहाँ पर वो चौकियाँ किले तो रहे नहीं, लेकिन वहाँ पर किसानों ने क्या किया, अपना डेरा बना लिया, किसान रहने लगे। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते थे। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें थी और कुछ आराम की बातें भी थी। अब लेखक बताते हैं कि वहाँ पर जो कुछ ही घर ऐसे दिख रहे थे जहाँ पर आबाद मतलब जहाँ पर कोई रहता हो। चीनियों ने जो एक किला परित्यक्त मतलब छोड़ दिया था किला, वहाँ पर लेखक चाय पीने के लिए ठहरे। और चीनी यात्रियों तिब्बत जाने के लिए यात्रियों के लिए बहुत सारी रास्ते में तकलीफ थी, तो कुछ आरामदायक चीज़ें भी थी। अब लेखक बताते हैं कि वहाँ का समाज कैसा था। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं। औरतें न पर्दा करती थी, न बहुत ही निम्न श्रेणी के भिकमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते थे, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू आपकी झोली में चाय दे सकते हैं। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि जो तिब्बत का जो समाज था, वहाँ पर कोई जाति वाति का कोई वो नहीं था, छुआछूत का कोई सवाल नहीं था। जो पुरानी जो प्रथाएं थी छुआछूत जाति पाति वाली, वो कुछ नहीं थी। वहाँ की औरतें पर्दा मतलब घूंघट नहीं निकालती थी। और जो बहुत ही निम्न श्रेणी के भिकमंगे थे, सिर्फ उन्हीं को, वो शायद चोरी करते होंगे उस समय पे वहाँ पे, तो उन्हीं को घर में जाने का वो नहीं था, घर में नहीं जा सकते थे वो। बाकी दूसरे जो कुछ ढंग के लोग थे, जो चाहे अपरिचित भी हो, जो जाने पहचाने ना हो, जिनके कपड़े ढंग के हों, वो घर के अंदर तक जा सकते थे। चाहे तो वो सास से चाय बनवा लें या बहू से बनवा लें, इतनी उनको अनुमति थी।
और वो आपको पकाकर दे उनको पकाकर दे देती भी थी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी की टोटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में न पड़े, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मथ कर ले आ सकते थे। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत नहीं। अब क्या बता रहे हैं लेखक यहाँ पर कि जब तक कोई अपरिचित नहीं हो तो आराम से वो अंदर जा सकता था और चाय बना सकता था, लेकिन अगर आपको नहीं जाना चाहते हो आप, तो उनको दूध और ये सब सामान, चाय बनाने का सामान दे दो। वो चोड़ी में एक कूटने का होता है, उसमें कूट के और वो आपको चाय बनाकर और आपको अच्छी तरह से टोटीदार, जिसमें टोटी लगी हो ऐसे बर्तन में वो आपको चाय बनाकर दे देंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर वो मेरा मक्खन और नमक खा जाएंगी, हटा देंगी या वो डालेंगी नहीं उस चाय के अंदर, तो आप चाहो तो अंदर तक रसोई तक जा सकते हो। रसोई में जाकर भी आप देख सकते हो कि आपकी चाय किस तरह से बन रही है। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। अब क्या था कि यहाँ पर बताया कि जो किला था, परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ जो चीनी किला था, पहले शायद कभी चीनी लोग वहाँ रहते होंगे, वो छोड़ा हुआ जो चीनी किला था, वहाँ पर राहगीर, वहाँ का लोकल आदमी, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमें टिकट लगती है या बताना पड़ता है कि हम कहाँ से हैं क्या है, तो ऐसे राहगीर एक आदमी होता है जो कि आपका वो लेने के लिए आता है टिकट जैसा, तो आपको उसको ये बताना पड़ता है कि हम यहाँ से हैं। तो वो आदमी आया और उन्होंने क्या करा, चीटें दे दी। चीटें क्या कि यह पहचान पत्र टाइप जो चीटें थी वो उन्होंने दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला में पहले से आखिरी गांव में पहुंच गए। अब लेखक कहते हैं कि थोड़ला एक जगह है बच्चों, तिब्बत की सीमा पर एक स्थान है, वहां पर वह लेखक पहुंच गए जहां सुमति के जान पहचान के आदमी थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुमति लेखक के मित्र थे और उन्हीं के साथ में लेखक ये तिब्बत की यात्रा करने के लिए निकले थे। तो सुमति जो थे वहां के लोकल थे, बौद्ध भिक्षुक थे, तो वहां के उनकी जान पहचान के काफी लोग थे। भिकमंगे रहने भी ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम उसी रास्ते लौटे और भिकमंगे नहीं थे, नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में रहे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्तियों पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब क्या था कि लेखक बताते हैं कि थोड़ला यानी कि तिब्बत की सीमा पर जब लेखक पहुंचे तो वहां पर जो उनका मित्र था सुमति, उनके जान पहचान के काफी लोग थे और ये भिकमंगे के वेश में थे। लेकिन क्या था कि उनका जो मित्र था ना सुमति, उसकी वजह से, जान पहचान होने की वजह से उनको बहुत अच्छी जगह रहने को मिल गई। लेखक बताना चाहते हैं यहाँ पे कि जब वो 5 साल पहले यहाँ पर आए थे इसी रास्ते में, तो उनको अच्छे कपड़े पहनने के बाद और घोड़े पर आने के बाद भी उनको रहने की अच्छी जगह नहीं मिली थी। क्यों? उसकी वजह यह थी कि यहाँ पर उनका मित्र है सुमति जो उनके साथ में था और उस वक्त उनके साथ में कोई नहीं था, तो उन्हें एक गरीब झोपड़ी में ठहरना पड़ा। उस वक्त लोगों की मनोवृत्ति भी अलग थी, लोग अलग सोचते थे। और वहां पर क्या रिवाज है तिब्बत में कि लोग छड़, एक नशीला पदार्थ होता है जिससे कि नशा आता है, तो शाम के समय लेखक वहां पहुंचे तो शाम के वक्त में लोग छड़ पीकर होश हवास खो के बैठे थे, मतलब नशा करके लोग नशे के गिरफ्त में बैठे थे, नशे में बैठे हुए थे लोग। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडा यहाँ पर क्या है? ऊंची जमीन। डांडा थोड़ला तिब्बत की एक सीमा है और उसकी जो ऊंची जमीन है वो डांडा थोड़ला कहलाती है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है। डांडे मतलब ऊंची जगह जो है सबसे खतरनाक जगह है। वो कितनी फीट है? 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है। डांडा जो है, जो थोड़ला तिब्बत के पास की जो सीमा है, वहां पर 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर डांडा है और वहां पर ऊंचाई की वजह से वहां पर क्या कोई भी गांव नहीं है, लोग नहीं रहते वहां पर। नदियों के मोड़ और पहाड़ों
के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी नहीं देखा जा सकता। वहां पर कोई आदमी, नदियों के और पहाड़ों के मोड़ थे ना, तो वहां पर ऐसे कोने भी दिख रहे थे पहाड़ों के, तो वहां पर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब खूनी को सजा भी मिल सकती थी, लेकिन इस निर्जन स्थान से मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब क्या था कि वहां की जो सरकार थी, वो सरकार में ऐसा नियम बना हुआ था कि गांव के अंदर अगर कोई खून होता है तो वो उस खून की तो कोई सजा, किसी व्यक्ति को सजा भी होगी, लेकिन निर्जन स्थान मतलब सूनी जगह, क्योंकि ये 17 हजार फीट ऊपर था तो वहां पर कोई आता जाता नहीं था, तो इस वजह से ये सूना स्थान था। और यहां पर किसी आदमी को मार भी दिया जाए तो वहां पर सरकार उसका कुछ नहीं करती थी। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी। सरकार जो है खुफिया विभाग और पुलिस वालों पर खर्चा करती नहीं थी वहां की सरकार जो थी। तो ये क्या था कि डाकुओं के छुपने के लिए सबसे उत्तम जगह थी कि कोई आता जाता नहीं था और आराम से वो वहां पर यात्रियों को अच्छे से लूट सकते थे। वहां गवाह भी कोई नहीं मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। अब क्या था कि जो डाकू थे वहाँ के, वो इतने हिंसक प्रवृत्ति के थे कि बिना पूछे बिना कुछ कहे सबसे पहले क्या करते थे, गोली मार देते थे और उसके बाद में वो देखते थे कि उनके पास कुछ पैसा है भी नहीं। तो डाकुओं के डर की वजह से वहाँ पर कोई गवाह भी मिलता नहीं था, तो जो कि पुलिस में जाके ये बता दे कि भाई ये घटना घटी। तो इस तरह से क्या कि वहाँ पे कोई हथियार का कानून नहीं बना हुआ था तिब्बत में। तो लोग जो थे गांव के, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए वो लोग क्या करते थे, जैसे लाठी रखते हैं उस तरह से वो बंदूक और पिस्तौल अपने पास में रखा करते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसके प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीप निकाल, कुची कुची एक पैसा दे दे कह के भीख मांगने लगते। अब लेखक ने यहाँ बता रहे हैं कि डाकू अगर आम आदमी क्या करता था, वहां पर लाठी की जगह बंदूक पिस्तौल रखता था। तो डाकू को भी क्या डर था कि जान से नहीं मारेगा तो सामने वाला मार देगा, गांव वाला मार देगा, जो यात्रा करने आ रहा है वो भी मार सकता है, क्योंकि हर कोई वहां पर पिस्तौल और बंदूक अपने साथ में रखता था। अब लेखक को पता पड़ा कि गांव में पिछले साल एक खून हो गया, लेकिन अब लेखक को उस खून से क्या मतलब है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे। किस वजह से नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो खुद भी एक भिखमंगा के वेश में थे, मांगने वाले के वेश में। वहां पर भिखमंगा मतलब मांगने वाले के वेश में वो वहां थे। जैसे ही किसी को देखते तो सूरत बनाकर टोपी उतार लेते और भीख मांगने के लिए कभी जीभ निकाल देते, कभी दया करो, कुची कुची मतलब ये तिब्बत की भाषा है, कुची कुची मतलब दया करो, एक पैसा दे दो, इस तरह से लेखक कहने लगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई चढ़ी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते? और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहां से लंगकोर के लिए कोई 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। अब लेखक कहते हैं कि जब उनको आगे बढ़ना था तो आगे वाला जो जगह थी बढ़ने के लिए वो कम से कम 16-17 मील ऊपर थी, तो उसमें उनको चढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी और उसके अलावा उनके पास सामान भी था। तो लेखक ने अपने दोस्त सुमति को कहा कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से लंगकोर एक जगह का नाम है बच्चों, कि लंगकोर के लिए हम 2 घोड़े कर लेते हैं, तो उसमें हम अपना सारा सामान भी रख लेंगे अच्छे से और हम भी अच्छे से चढ़ जाएंगे। दूसरे